मुझे बड़ा मुतासिर किया और जिन्हें मैंने हमेशा अपने करीब रखा, उसमें से एक नाम राज कपूर साहब का है। राज कपूर न सिर्फ ये कि फ़िल्मी दुनिया पे जो उनका एक असर था, जो उनके एहसानात थे, हम उन पर बात करें, बल्कि मैं तो बारहा ये कहता हूँ कि पूरी फ़िल्मी दुनिया को एक तरफ रख दिया जाए और मेरे लिए सिर्फ मेरा नाम जोकर को एक तरफ रख दिया जाए तो मैं पूरी ज़िंदगी उस फिल्म को देखकर गुजार सकता हूँ, उस फिल्म पर बात करके गुजार सकता हूँ। तो राज कपूर एक बड़ा नाम है, 100 साल का अरसा गुजर चुका है उन्हें इस दुनिया में आए। दूसरा अहम नाम जिन्होंने हम सबकी जो जो रोमांस है, जो तरीक़ा है मोहब्बत का, उसके आदाब सिखाए, जो हर तरह के इमोशंस में, जब हम गमगीन थे, जब हम मुस्कुरा रहे थे, जब हम बहुत ज़्यादा रोमानी महसूस कर रहे थे, हमारी ज़िंदगी के हर मरहले में अगर एक आवाज़ हमारे साथ थी तो वो आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ थी। तो ये दो अहम नाम मोहम्मद रफ़ी और राज कपूर, इनको हम याद करेंगे और आज इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बहुत अहम नाम, चाहे वो मिशन कश्मीर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, आक्रोश हो, या उनकी फिल्मों में जो मौजूदगी है उसके ताल्लुक़ से हम बात करें तो अतुल तिवारी साहब हमारे साथ हैं। मैं बल्कि एक प्रोग्राम में जिक्र कर रहा था, लखनऊ के एक प्रोग्राम में मैं एक मुशायरा पढ़ रहा था तो अतुल जी बहुत सामने बैठे थे और लगातार मुस्कुरा रहे थे। मैंने वसीम भाई से आके सवाल किया, ये साहब जो मुस्कुरा रहे हैं इनको मैंने बिल्कुल इसी तरह कहीं और भी मुस्कुराते हुए देखा है, मुझे बताइए ये कौन है। तो वसीम भाई ने बताया, आप पहचाने नहीं, ये 3 इडियट में जो थे, अश्लील है ये लड़का, ये वो वाले तो हैं, वो भी उसी तरह मुस्कुरा रहे थे। तो प्लीज वेलकम जोरदार तालियों के साथ अतुल तिवारी साहब का। दूसरा अहम नाम जिनको हमने मुख्तलिफ किरदारों में देखा है, जाहिर है कि एक बड़ी ऑफिसर हैं, IRS ऑफिसर हैं, लेकिन जब हम फिल्मों की बात करते हैं, जब हम दूरदर्शन की बात करते हैं, रेडियो की बात करते हैं, थिएटर की बात करते हैं, मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक साहिबा हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ वहाँ पर आपके दस्तखत मौजूद हैं और जिस तरीके से आप जिक्र करती हैं उन पर एक किताब भी आपकी भी हाल ही में मंजर आम पर आई है। मैं बहुत अदब के साथ निरुपमा कोतरू साहिबा से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, हमें आपका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब और राज कपूर साहब पे दो अहम नाम, अतुल तिवारी साहब और निरुपमा कोतरू साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोफेसर, बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत मोहतरम, बहुत मोहब्बत से पेश आने वाली सबसे प्रोफेसर आमना मिर्ज़ा साहिबा भी मौजूद हैं। तो हम आपको भी आवाज़ देते हैं और हम सबके सवाल जो हैं अब वो आपके हाथों में हैं। रफ़ी साहब और राज कपूर साहब, प्लीज़ वेलकम अतुल तिवारी साहब और निरुपमा कोतरू साहिबा। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, ग्रीटिंग्स, आदाब, सत श्री अकाल। इस समय बहुत ही खास चर्चा जश्न अदब साहित्य उत्सव कल्चरल कारवां व विरासत में इस विशेष सत्र में सभी कला प्रेमियों का स्वागत। ये सत्र है जहां पर जब पूरा देश मिलकर शताब्दी समारोह की बात कर रहा है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ द 2 आइकन्स ऑफ बॉलीवुड। हम सब के प्रिय, हर पल हर युग में हम उन्हें याद करते हैं, राज कपूर जी व मोहम्मद रफ़ी साहब। इस चर्चा में आज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने विचार और इस शताब्दी समारोह में, इस उत्सव में अपने बातें हमारे बीच रखेंगे। तारुफ की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी, जी हाँ, हम बात करते हैं 3 इडियट्स, जब भी हम बात करते हैं मिशन कश्मीर, हसीन दिलरुबा और कई बेहतरीन स्टोरी टेलिंग एवेन्यूज़ की, अतुल तिवारी जी का नाम प्रथम श्रेणी में आता है। तालियों के साथ मंच से हम स्वागत कर रहे हैं अतुल तिवारी जी। आज के इस सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ 2 आइकन्स ऑफ बॉलीवुड, राज कपूर जी एंड मोहम्मद रफ़ी साहब पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक, आई रियली रिस्पेक्ट हर, अ डायनामिक सिविल सर्वेंट, सिनेमा इंथुजियास्ट, ट्रैवलर, सिंगर। आप बहुत सुंदर, अपने मित्रों के लिए, हम सब साथियों के लिए आप गाती भी हैं। एंड यस, जो आपकी किताब है स्विंगिंग 70s, वो हर घर हर दिल अजीज है। आइए साथियों, जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम निरुपमा कोतरू मैम। मैम नमस्कार, अतुल जी प्रणाम, स्वागत आप दोनों का। करते हैं शुरुआत
जब हम बात कर रहे हैं सेंटेनरी सेलिब्रेशन की, शताब्दी समारोह, तो सिनेमा, जब हम भारत का सिनेमा को समझते हैं तो सबसे पहले द शोमैन राज कपूर जी। निरुपमा जी, शुरुआत करते हैं आपसे। व्हेन वी अंडरस्टैंड राज कपूर जी, क्योंकि सिनेमा के साथ आपका गहरा संबंध रहा है, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक सिनेमा इंथुजियास्ट के रूप में, सिनेमा ने हमारे देश के राष्ट्र निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई है। और ये अहम भूमिका स्पेशली जब हम विभाजन के पश्चात एक स्वतंत्र राष्ट्र को देखते हैं, वहाँ पर चाहे वो श्री 420 हो या मेरा नाम जोकर हो, उसने कहीं ना कहीं एक संवाद रचा है निर्माण का समाज के साथ। हाउ डू यू सी दैट? सो वंस अगेन विद दैट लेट्स ओपन अप द सेंटेनरी सेलिब्रेशन एंड रिक्वेस्टिंग निरुपमा मैम फॉर हर व्यूज। अतुल जी, विद योर काइंड परमिशन, इफ आई कैन गो फर्स्ट। वैसे अतुल जी को स्टार्ट करना चाहिए था। तो जैसा हमने आपने कहा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में राज कपूर जी का क्या महत्व है, तो इस पे एक्चुअली हमारा सेशन बहुत छोटा है, इसके लिए इस पे चर्चा घंटों हो सकती है, जिसको हम लोग उस वक्त नेहरूवियन एरा बोलते थे, जो आइडियलिस्टिक दौर था। उसमें बिमल रॉय जी, महबूब खान साहब, राज कपूर, इनका योगदान कितना रहा है। मैं हमेशा मानती हूँ आर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेशन बिल्डिंग में, क्योंकि आर्ट एक दिशा देता है हमारी थिंकिंग को कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। और वो दौर ऑब्वियसली जब हम लोगों ने इनहेरिट किया ब्रिटिश से हमारा देश, तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक भी, और बहुत स्ट्रगल का दौर था। पहले 2 दशक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट भी था, जॉब्स नहीं थे, अभी तो नई नई इकोनॉमी भी थी। आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं, आप जानते हैं क्या हाल था देश का। तो उस दौर में एक दिशा उस तरह की देना कि हमारे साथ जो हो रहा है वो और भी कहीं होता है, क्योंकि ये अतुल जी बेहतर जानते हैं मेरे से, बिकॉज ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ थिएटर एंड सिनेमा, कि न्यू रियलिज्म उस वक्त इटली और फ्रांस में चल रहा था। और आई थिंक विटोरियो डी सिका की बाइसिकल थीव्स बड़ी फेमस मूवी है, सब लोग आइडेंटिफाई करते हैं आज भी उससे। तो उसी दौर में साथ साथ जब इन लोगों ने फिल्में बनानी शुरू करी, महबूब खान साहब ने जैसे मदर इंडिया बनाई, बड़ी आइकॉनिक फिल्म 57 में, या 2 बीघा ज़मीन बनाई बिमल रॉय साहब ने, जो ज़मींदारी सिस्टम पे एक कमेंट था 53 में, बड़ी इम्पॉर्टेंट फिल्म्स थी। राज कपूर साहब का एक अलग मतलब एक दिशा उन्होंने ली कि मुझे एंटरटेन भी करना है, बिकॉज ही वॉज अ सन ऑफ एन एंटरटेनर बेसिकली। पृथ्वीराज कपूर साहब का जब हम नाम लें, मैं तो बहुत अदब से लेती हूँ, क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द जायंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, थिएटर एंड फिल्म बोथ। उनका योगदान तो मतलब बिल्कुल ही हम लोग गिन ही नहीं सकते। ऐसे लोगों ने जो स्थापना की थी हमारे देश में थिएटर की, उनमें से बहुत अहम नाम है। तो नेचुरली उनके बेटे भी उसी माहौल में पढ़े। और ये बड़ी दिलचस्पी एक कहानी भी है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, इनका शुरुआत कैसे हुई राज कपूर साहब की। आप अतुल जी आप तो जानते होंगे। एक छोटा सा किस्सा था, मुझे याद आ रहा है। केदार शर्मा जी जो थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो पृथ्वीराज कपूर जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, घर में आना जाना होता था। तो एक बार उन्होंने पृथ्वीराज कपूर को देखा, थोड़ा परेशान से थे, तो पूछा क्या बात है पृथ्वी? तो उन्होंने टाल दिया, बोला नहीं नहीं यार घरेलू मामला है, छोड़ो जाने दो। बोले नहीं नहीं बताओ। तो बोले मेरा बड़ा बेटा जो है राजू, उसको हम कहते हैं रणवीर राज, तो पढ़ाई लिखाई में उसका कोई इंटरेस्ट है नहीं, कुछ कर नहीं रहा, यहाँ वहाँ घूमता रहता है आवारा। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, उसको मेरे पास भेजो। तो उन्होंने उसको एज 3rd असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया, और हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज क्लैप देना शॉट का। तो केदार शर्मा जी का इंटरव्यू मैंने सुना था, बहुत अच्छा था। तो बोल रहे थे कि इसकी क्या आदत थी लड़के की, ही वॉज वेरी वेन। तो क्लैप देने से पहले पहले कंघी करता था, बाल बनाता था, फिर शॉट कंपोज करके ऐसे करता था जैसे मैं खुद हीरो। तो अपने आप कैमरा के सामने जाके अपनी सेटिंग करना और फिर क्लैप देता था। तो इसमें बहुत वक्त वेस्ट होता था, बहुत समय निकल जाता था। तो एक बार केदार शर्मा जी कह रहे थे कि हमारी शूट थी कोई लोकेशन पे, सनसेट का शॉट था। उन्होंने उसको समझाया कि बेटा देखो आज हमारे पास वक्त बहुत कम है, सनसेट का शॉट है, प्लीज़ टाइम मत वेस्ट करना, फटाफट शॉट लेना है, नहीं तो मुझे 40 मील फिर आना पड़ेगा कल। तो राजकुमार ने हाँ हाँ पापा जी, बोला हाँ हाँ जी मैं करूँगा ज़रूर। जब शॉट लेना था तो वो एक्टर उसने दाढ़ी वाड़ी लगाई हुई थी। तो राज कपूर गए, पहले कंघी वंगी की, फिर अपने आप को कंपोज किया,
फिर जब शॉट दिया ऐसा दिया कि उस एक्टर की बियर्ड उसमें फंस गई, दाढ़ी, और निकल आई और लेके चल पड़े। केदार शर्मा को इतना गुस्सा है ना, तड़ाक से थप्पड़ मारा राज कपूर के चेहरे पे, सबको पता है ये बात, डॉक्यूमेंटेड है। ज़ोर से थप्पड़ पड़ा, शॉट खराब हो गया, शूटिंग भी खराब हो गई। अगले दिन फिर केदार जी कह रहे थे कि मैं रात भर सोचा, मैंने कहा मैंने इसको गलत जगह डाला है, इस लड़के को, ये कैमरा के आगे आना चाहता है। तो फिर अगले दिन उसको बोला, बेटा मेरे यहाँ आना ऑफिस। बोले नहीं आप फिर मारेंगे। नहीं 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 मारूंगा, तुम आओ। तो फिर उसको उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें गलत जगह डाला कैमरा के पीछे, तुम्हें तो आगे होना चाहिए। देन ही साइंड हिम फॉर 2 फिल्म्स। एक मधुबाला के साथ थी पहली, शायद नील कमल, और दूसरी ये गीता बाली के साथ बावरे नैन। एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर आगे तो जाके राज कपूर ने अपना आरके स्टूडियो और आग, वन ऑफ द यंगेस्ट डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड, आई थिंक ही वाज जस्ट 24 or something. So then he started and he never looked back. But if you give me 5 more minutes, I received a really interesting article today from my younger brother in America. ये एक जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपा है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। एक इंडियन डॉक्टर हैं, उन्होंने लिखा है, तो मुझे बहुत टचिंग लगा। आई वांटेड टू शेयर इट विद यू, क्योंकि एक लास्टिंग लेगेसी क्या होती है। आई जस्ट वांटेड टू रीड, इजाज़त हो तो आपकी। हेमल संपत हैं, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल बॉस्टन में। इंग्लिश में है, प्लीज़ बेयर विद मी। I asked my 84-year-old Lithuanian patient how to say his last name. He says, oh, you'll never be able to say it. Just call me Big G. I'm not expecting what sounds like a rapper nickname from the ill older man in front of me. He holds out a shaky hand, battered by time and chemotherapy. His body is living its final 2 weeks. But his handshake is still firm with conviction and connection. I don gloves, pour cold ultrasound jelly on his abdomen, and press the probe to his skin, watching the living black and white image on the screen. I see the bowels dance in and out of view as he breathes. I look for the large empty areas of black, of fluid that are fluid, and he asks me a question. So where are you from, doctor? I've heard the question many times in my life. My usual answer is Maryland, denying satisfaction to people who hear my name and assume I'm not a natural born American. This time though, I somehow understand that's not what he's asking me. I tell him the story of my family, its journey, so he can compare it with his own. I was born in America, my parents were born in Africa, but my ancestors are Indian. India, he says with excitement. I love India. Have you been? I ask. Maybe he's about to tell me how much he liked visiting Jaipur. It's always Jaipur. Or how much he likes Indian food. No, he says, but in my country we watch lots of movies from India. Bollywood, I know, was quite popular behind the Iron Curtain. There's a recent article, November 2nd ko chapa hai. I smile and nod, glancing quickly at his face, then back to the screen. I remember this one movie, my favorite, he continues. It has a man who says, I am nothing, I am nobody. Such great movie. Apni टूटी फूटी अंग्रेजी में बोला. I am nothing, I am nobody. As my probes continues searching for the pocket of fluid, my mind starts searching its archive of Hindi films for this line. He sing that he is nothing, he is nobody. Big song, very famous. I am nothing, I am nobody. मैं कोई नहीं, मैं कुछ नहीं. No, I don't know any song like that. He offers more. The man, he dance and sing like that actor in his eyes, his mind is searching, then stop. The man in movies with no sound. He puts a finger under his nose and says, with the mustache. My probe continues, stops its search. I turn from the screen to meet his gaze. I remembered a dancing black and white image on a screen from many years earlier. The music begins on a close-up of torn shoes that pans up to the face of a young mustachioed man wearing clothes that don't fit and a rumpled hat. He is a haggard and happy-go-lucky drifter played by legendary Indian actor Raj Kapoor. He is singing and dancing down the pavement, mimicking his idol Charlie Chaplin. तभी वो उसने soundless movies का जिक्र किया. Casually swiping a pocket watch and a wallet from passers-by. An accordion plays the melody accompanied by an orchestra of Indian instruments. The man sings. Literal translation is, I am a vagabond or I am a tramp. But the song really means, I am nothing, I am nobody.
It's perhaps the best known song of classic Bollywood and achieved international fame. Its chirpy tone contrasting with its gloomy lyrics. आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ. All of you know this line. I am nobody, or maybe I am actually in the heavens, a star in the sky. I am nobody. I remember myself, a doctor bol rahe hain, as a smooth-cheeked medical student watching the film. The student sees himself in this figure on the screen. He feels alone, even though not. He's had a good life, he knows that, but somehow his mind just won't let him feel it. Instead, he lives each day telling himself he can't do anything right in school, in life. If he does something right, it's by accident. He can't forgive himself for the mistakes he has not made yet. There's a young medical student thinking. He struggles to believe he'll ever be good enough. He doubts he'll ever get it right. My mind returns to the present. I put the probe down, step back, pull off my gloves, sanitize my hands, pull out my phone. I search my music folders and find it. Is this the song? I press play. The bright tunes echo through this room. His eyebrows reach the top of his head. I have not heard this song in 60 years. We listen on. घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं. I have no home, I have no household, nobody loves me. I wonder why these words speak so clearly to him. They don't match what I see as I glance back at his family closely gathered around his bed, because he has very little time to live. Like a human blanket. This is my favorite song. He continues. We listen to the end. I try to think what happened. I explain the procedure to him. I go to the whiteboard, I write down the title, name of singer, film, actor, and I tell his family the song is available online. That's so great, the daughter says. We'll download that. It'll make Big G so happy. I shake his hand again. I thank him for letting me take care of him today. I love that his family also calls him Big G. Before I leave, I ask him how his name is really said. He tells me, I repeat it. He says, I got it right. So this was a journal of this dying man, and just imagine that उसके जहन में ये याद है कि I am nobody एक गाना है जो बहुत साल पहले बना था. इसका यूनिवर्सल एको आप समझिए, अगर 60 इयर्स के बाद भी लोगों को याद है. और ये फिल्म बहुत सारी लैंग्वेजेस में बाद में बनी थी. अतुल जी आपको भी याद होगा, टर्की वगैरह में, टर्किश लैंग्वेज में. आवारा was his first huge hit as a producer, director, actor. And incidentally उसमें I think पृथ्वीराज कपूर साहब plays his father, और उसमें nature versus nurture की भी बात हुई. बड़ा interesting plot है, but I've taken enough time. अतुल जी, please, we want to hear you. थैंक यू निरुपमा मैम. बट इससे पहले कि मैं आदरणीय अतुल तिवारी सर के पास आऊँ, मैं निरुपमा मैम आपकी बातों से दो चीज़ें मैं ज़रूर चुरा रही हूँ. पहली बात जो आपने लेगेसी की करी थी उस पर थोड़ा सा गहराई में उसको खंगालेंगे. और दूसरा, मैम आप प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ कितना सुंदर गाती हैं. तो आज शताब्दी समारोह है तो हम रफ़ी साहब और राज कपूर जी के कुछ नगमे भी गाएंगे. क्या आप सब लोग हमारे साथ हैं? ये हुई बात. मैं अतुल तिवारी सर के पास आना चाहती हूँ. सर, आदर्शवाद की निरुपमा मैम ने बात करी. चाहे बाप बड़ा ना भैया, या गली गली सीता रोए, या आवारा हूँ, या दिल का हाल सुने दिल वाला. The showman had something to offer for the grandiose, for the life. Your take. सबसे पहले तो ये कि मैं कुंवर रंजीत साहब को का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो आज उन दो लोगों को यहाँ याद करने का मौका हम सबको दे रहे हैं जिनका ये सेंटेनरी ईयर है. और इस देश में तो इतना टैलेंट है और इतने सेंटेनरी ईयर्स आते हैं और चले जाते हैं. पिछले साल शैलेंद्र साहब का सेंटेनरी ईयर था. इस साल राज कपूर, और शैलेंद्र भी राज कपूर से जुड़े हुए थे. बिना शैलेंद्र के राज कपूर अधूरे हो जाते. उसी तरह से इस साल अगर हम चलें तो राज कपूर साहब का तो सेंटेनरी ईयर है ही, आनंद बख्शी साहब का सेंटेनरी ईयर है, मदन मोहन साहब का सेंटेनरी ईयर है. और ये सारे टैलेंटेड लोगों के सेंटेनरी ईयर्स बहुत कुछ एक छोटे सर्कल में मन के रह जाते हैं. वो भी अगर मने तो, अगर उनको कोई याद करने वाला हुआ तो. हालांकि रंजीत भाई, मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा आप सब से एक्चुअली, कि आपकी दिल्ली में एक साहब हैं जिन्होंने दास्तान गोई को रिवाइव किया है, महमूद फारूकी. उन्होंने
एक इस साल दास्तान बनाई है, दास्तान पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर। वो आज यहाँ शायद होनी चाहिए थी इस मौके पे, लेकिन वो इसलिए नहीं हो सकती कि आज बम्बई में पृथ्वी थिएटर में वो दास्तान आज हो रही है। हालांकि अभी राज कपूर की सेंचुरी में 1 महीना 4 दिन बचे हुए हैं। वो 14 दिसंबर को मनाई जा रही है मुंबई में, और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि मुंबई में ढंग से मनाई जाए। हालांकि इस बार एक क्लैश है 14 दिसंबर को कि राज कपूर साहब के 100 साल हो रहे हैं और श्याम बेनेगल साहब के 90 साल हो रहे हैं। तो ये 14 दिसंबर को बड़ा घना बम्बई में तैयारी है दोनों प्रोग्राम्स की। और पिछले साल मुझे याद है जब शैलेंद्र का सेंचुरी ईयर था तो हमने बम्बई में भी मनाया और हमने कानपुर में भी मनाया, और उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रखा था कि एक सिंगर यहाँ से एक साहब कुछ बात करते थे उन पे, और एक सिंगर एक लाइन छेड़ता था, और उसके बाद में हमने माइक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे पूरे हॉल में। बस हॉल खड़ा हो जाता था और शैलेंद्र को गाने लगता था। कोई गाना ही नहीं था ऐसा शैलेंद्र का जो कि लोग गाना ना चाहते हों। और तो और अगर शैलेंद्र की सारी फिल्में हटा दी जाएँ 2 मिनट के लिए और सिर्फ एक गाइड की ही बात की जाए तो वही बहुत हो जाता है। तो ऐसे में वो पूरा हॉल गाता था, और इस तरह से हमने गा के, जैसे आज आपने तजवीज़ रखी है, उस तरह से मनाते थे। खैर, मुझे कहीं ज़रूरत इस बात की भी लगती है, मैंने ऐसा सुना है, मैं गया हूँ पाकिस्तान कई बार, मगर मैंने देखा नहीं कि दिलीप कुमार साहब के घर पे, जो कि कतई हिंदुस्तानी आर्टिस्ट थे, उनको भले निशाने पाकिस्तान एक बार दिया गया हो, लेकिन कभी वो पाकिस्तान गए भी नहीं बाद में। उनके घर पे एक नीला उन्होंने प्लाक लगाया है कि ये घर, टूटता हुआ घर दिलीप कुमार साहब का है, जिनका नाम यूसुफ खान भी था और जो महान एक्टर थे। आपने हिंदुस्तान में कितने घरों पे तख्तियाँ देखी? आप बता दें मुझे। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से जुड़े हुए 2 लोग यहाँ बैठे हैं जो आप कभी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर में रही हैं। दीपिका जी यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर में रही हैं। यहाँ पे राजमणि साहब रखे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से आपका भी ताल्लुक़ रहा है। हमने कितने घरों पे वो नीली तख्तियाँ लगाई हैं? हम हिंदुस्तानी बहुत जल्दी भूल जाने में यकीन रखते हैं। ये तो उन लोगों के गुण हैं कि हमको भूल नहीं पा रहे हैं हम लोग, और आज भी हम आवारा हैं, आवारा हूँ गा रहे हैं मिस्टर जी की तरह। उसमें हमारी, और इसीलिए मैं शुक्रिया कर रहा था रंजीत साहब का कि उन्होंने कम से कम याद करने का मौका हमें दिया। हालांकि इतनी बड़ी 2 हस्तियों को याद करने के लिए 20-20 मिनट बहुत कम है, मगर फिर भी। राज कपूर साहब का जहाँ तक सवाल है, आज एक बड़ा पॉपुलर वर्ड बन गया है यूनिवर्स। आज YRF वाले, यशराज फिल्म वाले बना रहे हैं स्पाई यूनिवर्स, जिसमें टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा था, रणथंभौर से 25 टाइगर गायब हो गए हैं। ये सब उनकी पिक्चरों के टाइटल्स होते हैं। तो अगर आप जानते हो कि मैं किस खबर की तरफ इशारा कर रहा हूँ तो ये सब उनके वो स्पाई यूनिवर्स उसको कहते हैं। उसी तरह एक अब पुलिस यूनिवर्स हो गया जो रोहित शेट्टी साहब बनाते हैं कि फलाना ढिमकाना सिंघम, ये एक यूनिवर्स है जहाँ एक ही किरदार को लेकर 3-4 फिल्में बनती हैं, ज़्यादा बनती हैं। हिंदुस्तान में इस तरह का यूनिवर्स, जहाँ तक मुझे फिल्म इतिहास का ज्ञान है, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी यहाँ बैठी हुई हैं निरुपमा जी। एक तो हुआ करती थी हंटर वाली, जिसकी 3-4-5 फिल्में आती थी, और उसी हंटर, उसी घोड़े, उसी हैट और उसी वो आँख में कोरोना की पट्टी लगा के जब वो लड़की आती थी, तो वो जो जिसका नाम था नादिया, तो वो एक यूनिवर्स था जिसकी लगातार लोग फिल्में देखते थे। उसके साथ पोस्टर में उसके घोड़े का नाम भी आता था और उसके कुत्ते का नाम भी आता था। बाय द वे, देखिएगा कभी वो पोस्टर जा करके। वैसा यूनिवर्स अगर किसी ने बनाया अपनी 3-4 फिल्मों को लेके, तो वो राज कपूर साहब ने बनाया, जहाँ की एक राजू होता था, और वो राजू कहाँ से आता था, किसका बेटा होता था? क्योंकि मेरा नाम राजू, घराना अनाम। घराना जो हम हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आज शाम को जो लोग गाने आएंगे वो भी घराने की बात करेंगे, तो घराने के बिना तो हिंदुस्तान में कुछ होता नहीं। वो कहता है घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम, बात ख़त्म कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इतना ही काफ़ी। तो उसने जो ये एक यूनिवर्स बनाया, जहाँ 3-4 फिल्में जो उन्होंने खुद डायरेक्ट की और ख़ुद उसमें एक्ट भी किया, और उन्होंने वो ट्रैम बना लिया जिसका जिक्र मिस्टर जी यहाँ पे वो कर रहे थे कि साइलेंट फिल्मों में मुस्टैच वाला आदमी जो करता था, वहाँ से इंस्पायर हुए। और वो जो एक यूनिवर्स बनाया राज कपूर साहब ने, वो कोई दोबारा नहीं कर पाया। हालांकि वो इन सारी फिल्मों में सोशलिज्म से प्रेरित थे, और जो कि उनके पास आया था, पहला नाम जो था वो था ख्वाजा अहमद अब्बास साहब का, आपके पानीपत के रहने वाले बगल के,
और दूसरा नाम जो था वो बिहार के रहने वाले शैलेंद्र साहब का, जो दोनों कन्फर्म्ड लेफ्टिस्ट थे। लेकिन उस सोवियत यूनियन में अगर वो पिक्चर चल रही थी उस ज़माने में, तो इसलिए नहीं चल रही थी कि उसमें सोशलिज्म है। सोशलिज्म तो थक गए थे बेचारे देख देख के, इतना ज़्यादा सोशलिज्म और कम्युनिज्म उनकी पिक्चरों में था। जो सोवियत लैंड वाले जो सोवियत फिल्म्स और सोविकीनो नाम की जो कंपनियां बनाती थी, लेकिन उसमें उस सोशलिज्म के अलावा बहुत कुछ ऐसी हिंदुस्तानियत था, वो गाना था, वो बजाना था। और विक्टोरिया दी सिका जैसे बाइसिकल थीफ बनाने वालों के युग में भी उसमें रियलिज्म भी था और उसमें एक तरह की फैंटेसी भी थी। बिना फैंटेसी की राज कपूर की कोई फिल्म नहीं होती थी। तो ये जो मिक्सचर, ये बड़ा टिपिकल हिंदुस्तानी मिक्सचर है कि जहाँ एक रियलिज्म भी हो ज़िंदगी के बारे में और एक फैंटेसी भी हो, और इन दोनों का मिश्रण जो उस आदमी ने किया था वो कमाल था। और मुझे सबसे बड़ा कमाल राज कपूर का एज एन एक्टर तो लगता ही है। इफ़ यू लुक एट हिज हिस्ट्री एज ए प्रोड्यूसर, राज कपूर साहब ने 3 फिल्में एज ए प्रोड्यूसर बनाई जिसमें उन्होंने एक्ट नहीं किया। एक्ट वाली में अक्सर देखना पड़ता है, यार अपनी इमेज ये है तो यही टोपी दोबारा लगा दो, यार मुझे फटा जूता दोबारा पहना दो मुझे, क्योंकि एक चल रहा है और एक यूनिवर्स में क्रिएट कर रहा हूँ, राजू का यूनिवर्स। हर फिल्म में उनका नाम राजू होगा राज कपूर से। लेकिन 3 फिल्में जो उन्होंने प्रोड्यूस की जिसमें उन्होंने एक्ट नहीं किया, दैट टेल्स यू अबाउट द मैन। और वो फिल्में क्या क्या हैं? बूट पॉलिश। अब ज़रा याद कीजिए बूट पॉलिश पिक्चर को, उन बच्चों की कहानी। दूसरी फिल्म कौन सी है उनकी जो प्रोड्यूस करते हैं जिसमें वो एक्ट नहीं करते हैं? वो है उनकी जागते रहो। जागते रहो में वो तो चलो एक्ट किया था, लेकिन फिर भी जो एज ए प्रोड्यूसर के तौर पर, डायरेक्टर नहीं थे, जबकि डायरेक्टर बन चुके थे वो। और डायरेक्ट उन्होंने एक थिएटर के आदमी से करवाई, शंभू मित्रा जी से डायरेक्ट करवाई। और उसके बाद में अब दिल्ली दूर नहीं, जैसा आपने कहा, अब दिल्ली दूर नहीं। जो ये दोनों पिक्चरों में जिस तरह से बच्चों पे एम्फेसिस जाता है, जिस तरह से अब दिल्ली दूर नहीं में भी और उसमें भी, पहली पिक्चर में भी, बूट पॉलिश में भी, जिस तरह से इंडिया के भविष्य की वो बात करते हैं और जिस तरह से इंडिया की स्थिति की वो बात करते हैं, वो उस आदमी का ट्रू मुझे लगता है कैरेक्टर है। जो वो करना चाहता था वो मार्केट फोर्सेस के अंदर बैलेंस में कभी कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। और उस राज कपूर को हम सब आज उनके 100वें वर्ष में सलाम करते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। राज कपूर साहब की जब बात हुई है तो थोड़ा सा रुख को और आगे बढ़ाते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब की ओर आगे बढ़ते हैं। रफ़ी साहब एक बेमिसाल गायक हैं और जब हम उनको याद करते हैं तो राज कपूर साहब के साथ ही उनका जो गाना था रमैया वस्ता भैया या चौदहवीं का चांद हो, जब भी कभी आज भी अगर आज हम उदास हो या परेशान हो या खुश हो, चौदहवीं का चांद कहीं ना कहीं सबके दिल के नज़दीक है। निरुपमा मैम, थोड़ा मैं आपकी ओर रुख करूंगी क्योंकि स्विंगिंग 70s आपने अपने इस किताब में, इसमें जो शोध एक प्रस्तुत करा है, क्या उस दौर का म्यूज़िक जहाँ रफ़ी साहब हैं, जहाँ चौदहवीं का चांद है, जहाँ ए भाई ज़रा देख के चलो, ये जो दौर है वो दौर इतना ख़ास कैसे है? आई थिंक 50s को हम लोग गोल्डन एरा कहते हैं और सच में गोल्डन था बिकॉज वी वर रियली ब्लेस्ड। जिस तरह के म्यूज़िक कंपोजर्स थे उस वक्त इंडिया में, रोशन साहब हों, नौशाद साहब हों, एस.डी. बर्मन, सलील चौधरी, एक से एक ज़बरदस्त, जिन्होंने ऐसी लेगेसी मतलब छोड़ गए। एस.डी. बर्मन के बाद उनके बेटे आए, रोशन के बाद राजेश रोशन आए, बट दैट वाज अ रियली रिच एरा। और दूसरा मैं ये सोच रही थी कि उस वक्त एक ही फिल्म में सिचुएशन के हिसाब से, गीत के हिसाब से अलग अलग लोगों से गवाते थे गाना। ऐसा नहीं था कि भाई ये मेरा फेवरेट सिंगर है। तो हाँ, वैसे नौशाद साहब के बारे में कहा जाता है रफ़ी साहब से उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी एंड दे वर रियली गुड, मतलब एज अ टीम दे वर फॉर्मिडेबल। क्योंकि आप अगर देखें गाने, सबसे उनके फेमस गानों में से कोहिनूर का है, मधुबन में राधिका नाचे रे, बहुत ही ज़बरदस्त गाना। और दिलीप साहब ने क्या उसमें एक्टिंग की है, उन्होंने एक्चुअली सितार सीखा बजाना, मतलब दैट वाज द कमिटमेंट ऑफ द मैन कि वो भद्दा नहीं लगना चाहिए कि मैं ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ। और बैजू बावरा के गाने, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, और सारे तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, और मुगले आज़म के गाने, उसमें जिंदाबाद है, मोहब्बत जिंदाबाद। तो नौशाद साहब के साथ उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। और फिर जैसे सलील चौधरी जी का मैं देख रही थी गीत, अब बिमल रॉय जी की मधुमती जैसे आप देखते हैं, उसमें अलग अलग किस्म के गाने, मुकेश के गाने हैं ही, बहुत ही सदाबहार, सुहाना सफ़र और दिल तड़प तड़प के। लेकिन जब
एक डिस्टिंक्ट सैड आवाज़ आपको चाहिए तो उन्होंने सलीलदा ने किसको लिया, मोहम्मद रफ़ी को। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया, इतना प्यारा गाना है। इसी तरह बम्बई का बाबू आप लें, ये एस.डी. बर्मन और मजरू साहब की, उसमें मुकेश के बहुत अच्छे गाने थे, चल रही सजनी सबको पता है, सबसे फेमस गाना है। मन्ना डे साहब का भी गाना है, तक दुम बाजे। लेकिन जो रफ़ी जी का गाना दो हैं, एक तो सैड सॉन्ग साथी ना कोई मंजिल, बहुत ही प्यारा गाना है, देवानंद साहब पे पिक्चर है। दूसरा दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जो आशा जी के साथ गाया उन्होंने। तो उस समय से मैं समझती हूँ सिंगर्स भी एक से एक ज़बरदस्त थे। रफ़ी साहब तो थे ही, मतलब उनकी एक पर्सनैलिटी भी थी, शख्सियत थी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन जेंटलमैन आदमी, हाजी, मतलब बहुत ही स्वीट नेचर्ड। और उधर मुकेश साहब भी आ गए थे, वो तो राज कपूर साहब उनको कहते थे ही इज़ माई सोल। धीरे धीरे किशोर आने लगे थे, बट उस वक्त मन्ना डे साहब थे, उस वक्त तलत महमूद थे, उस वक्त हेमंत कुमार थे, बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन। और लेडीज़ में तो लता जी आ ही गई थी, छा गई थी, लता जी हो गई, गीता दत्त हो गई, और सभी आशा जी। तो उस एक से एक बेहतरीन, मतलब रियली दैट वाज पीक ऑफ क्रिएटिविटी। और मजरू साहब जैसे लेखक और साहिर साहब जैसे पोएट्स जो थे, और कैफ़ी आज़मी साहब, बहुत सारे थे, मतलब ये दो ही का नाम लिया मैंने, शकील बदायूनी, इतने सारे। तो एक से एक बेहतरीन, वो आज भी हम उनको याद करते हैं बिकॉज वो पोएट्री थी, दैट वाज पोएट्री इन लिरिक्स, नॉट कि जस्ट लिरिक्स बना दिए। और शैलेंद्र तो है ही, महाकवि शैलेंद्र, नीरज। तो इन लोगों के जो गाने हम भुला नहीं पाते। फिर 70s में इनफैक्ट नौशाद साहब ने थोड़ा सा अनकाइंड कमेंट किया था कि 70s तो पूरा वॉश आउट था, आरडी और किशोर। उसका भी अपना महत्व था, अपनी एक इम्पॉर्टेंस थी, बट चेंजिंग फेज़ के साथ म्यूज़िक बदलता है। लेकिन 50s एंड टू सम एक्सटेंट 60s जो रोमांटिक दौर था, इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत डोमिनेंस रही है टिल इज़ अनटाइमली डेथ। 80s में जल्दी गुजर गए थे दोनों, किशोर दा जी और रफ़ी साहब शायद 80 में और किशोर दा 87। तो इट वाज रियली अ बिग लॉस, ह्यूज लॉस टू द इंडस्ट्री एंड टू ऑल ऑफ अस। बट लकीली हमारे पास सारी आर्काइवल रिकॉर्डिंग्स है, वी आर रियली फॉर्चुनेट कि एक से एक बढ़िया गाने उनके अवेलेबल हैं हमारे पास। निरुपमा मैम, इसी से जुड़ा एक बात है, हमने हमेशा, अब सिनेमा में तो बातें भी होती हैं, गॉसिप्स भी होती हैं, और आपने इतने महान गायकों के बारे में बताया है, क्या कभी रफ़ी साहब और किशोर कुमार के बीच में कोई टकराव था? ये ऐसा सुना है तो हमने कहा आपसे थोड़ा सा स्पष्ट कर लें, क्योंकि हमारे निरुपमा मैम इतिहास के साथ साथ सिनेमा के इतिहास का काफ़ी सुंदर रिसर्च व शोध करती हैं। निरुपमा मैम, आपके अनुसार कोई टकराव था? हाँ, हमारे एक दोस्त हैं अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी, उन्होंने अभी बायोग्राफी ली थी किशोर कुमार की, जिसको अभी हाल में नेशनल अवार्ड मिला। तो उनसे मेरी बातचीत भी हुई है, उन्होंने किताब में भी खुलासा किया है कि ये सब बेमानी बातें हैं। उस वक्त बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता था। देखिए, एक हेल्दी कंपटीशन होता है एक चीज़, इसका मतलब नहीं कि आप एक दूसरे से मतलब ईर्ष्या करें तो आप यू हेट ईच अदर, ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और जब मोहम्मद रफ़ी साहब गुजरे तो किशोर कुमार वेंट इन शॉक, वो जाके उनकी बॉडी के सामने खड़े रह गए, मतलब ऐसा शॉक में गए। लता जी कुंड स्पीक द डे किशोर कुमार डाइड। लता जी और किशोर के बारे में ही कहा जाता था। दोनों खेमचंद प्रकाश के स्टूडेंट्स थे, दोनों को ब्रेक उन्होंने ही दिया था, एक ही मेंटोर थे। मगर सब कहते थे कि वो किशोर ने कहा था भाई कि मैं लता से 1 रुपये ज़्यादा लूँगा, या रफ़ी साहब नाराज़ हो गए कि मेरा रिकॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ़ सॉन्ग गिनीज रिकॉर्ड लता से ज़्यादा। ये सब बिल्कुल बेमानी और फालतू बातें हैं। आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो उस ज़माने में था, और ऐसे ऐसे लोग थे, ये बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्यारे लोग, रफ़ी साहब भी किशोर भी, और इन्होंने साथ में भी गाने गाए हैं। अब आर.डी. बर्मन की फिल्में ले लें, शान में और वो बर्निंग ट्रेन में, बहुत सारे गाने हैं। तो ये आई रियली डोंट थिंक, आई मीन इवन मन्ना डे की साहब के बारे में कहा जाता है ना, वो पड़ोसन में जब इन्होंने म्यूज़िक दिया था सभी गाने, कि वो जो कंपटीशन था एक चतुर नार, तो मन्ना डे साहब ने कहा था कि मैं नहीं गाऊंगा, किशोर नौसी किया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सभी फिल्म में अच्छा करना चाहते थे, महमूद साहब के साथ मिलके सबने मतलब उसमें ह्यूमर लाया, एंड किशोर दा ह्यूमर में तो जवाब ही नहीं था उनका। तो आई थिंक दिस ऑल वेरी अनफेयर टू से, ये गॉसिप होता है, वी शुड नॉट गिव मच क्रेडिबिलिटी टू गॉसिप। वेरी वेल सेड। अतुल जी, मैं ये 1950s कहना का चाहूँगा, दशक, इसी बात पे मैं इतना कहना चाहूँगा
कि जैसा निरुपमा जी ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, फिल्म इंडस्ट्री हैज स्पेस फॉर एवरीबडी। और अगर मान लें थोड़ी बहुत देर को कि था भी, तो इतना मैं निश्चिततः कह सकता हूँ कि जितना रार और जितनी जलन दो सगी बहनों में थी उतनी तो नहीं थी इनमें। कटु सत्य, वेरी वेल स्पोकन। अतुल जी, अब मैं आप ही के पास आ रही थी। आज भी हर घर में जब बर्थडे होता है तो रफ़ी साहब की आवाज़ का हैप्पी बर्थडे टू यू सुनीता सदा सदा बाहर होता है। 50s, as Nirupama ma'am said, the golden era. आपके अनुसार what was so unique in that time and what was so unique in the approach of रफ़ी साहब with respect to music? एक कलाकार के रूप में आप उनको कैसे देखते हैं? ये फिर मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूँगा। सन 32 में सिनेमा ने बोलना शुरू किया और गाना शुरू किया, और ऐसा गाना शुरू किया। वेस्ट में भी जब शुरू हुआ था, द जैज़ नाम की एक फिल्म से टॉकी शुरू हुई थी, तो वो भी म्यूज़िकल फिल्म थी कि उसमें म्यूज़िक होगा और बड़ा अच्छा रहेगा, और म्यूज़िक विल सेल वेरी वेल एंड म्यूज़िक विल मेक द फिल्म सेल वेरी वेल। और हिंदुस्तान में भी जब शुरू हुआ तो एक तो ये कि जिन राज कपूर साहब को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनके पिताजी उस फिल्म में थे। जब पहली बार सिनेमा बोला तो हिंदुस्तान में आलम आरा के साथ, तो उसमें वो पृथ्वीराज कपूर साहब थे उस फिल्म में, और वो उस अपने आवाज़ के साथ थे जिसको हम सब लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, ख़ास करके मुग़ल आज़म के बाद से। उसके बाद में क्योंकि कोई और तरीका नहीं था और प्लेबैक अभी नहीं आया था, तो उन्हीं लोगों को पर्दे पे लिया जाता था जो खुद गा सकें। बजाने वाले बाहर एक प्लेटफॉर्म पे बैठे रहते थे, और एक तो कैमरा ज़्यादा हिलता नहीं था, अगर कैमरा हिला तो साथ में प्लेटफॉर्म भी चलता था। मैं तबला बजा रहा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ पहुँच गया हूँ, बजाते बजाते प्लेटफॉर्म भी पूरा हिलता था। और उसके बाद में ये सिंगिंग स्टार्स का पूरा एरा चला लगभग 10 साल तक, कि अगर तुमको गाना नहीं आता तो तुम फिल्म में काम भी नहीं कर सकते। सहगल साहब खुद इसीलिए, क्योंकि वो इतना अच्छा गाते थे। तो उस ज़माने में आपको निरुपमा जी की जैसा होना पड़ता था कि आपको कई गुण आए और उसमें गाना एक बहुत ज़रूरी गुण हो, उसके बिना आपकी कोई पूछ नहीं होती थी। तो अब इसके बाद में जब प्लेबैक का सिलसिला शुरू होता है कि भाई हम रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करके बजाएंगे, और उस रिकॉर्डिंग का पर सेकंड और कैमरा का पर सेकंड वो मैच करने की जब टेक्निक आ गई, इसीलिए हर टेप रिकॉर्डर पे गाना नहीं बजाया जाता। सिनेमा का जब बजाया जाता था, नागरा नाम का एक स्पेशल टेप रिकॉर्डर आता था जिसमें वो गाने बजाए जाते थे, वही मैच कर पाता था कैमरा के फ्रेम से, 24 फ्रेम पर सेकंड से। तो उस एरा में अब बहुत से लोगों ने गाना शुरू किया कि हम बाहर से गाएंगे, और उसमें अगर आप देखें तो विदाउट काइंड ऑफ बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स, अगर तलत साहब गा रहे हैं तो वो तलत साहब लगेंगे, अगर फलाने गा रहे हैं तो फलाने लगेंगे। इसमें एक ऐसा आता है मेल सिंगर जिसका नाम है मोहम्मद रफ़ी, उसमें पता नहीं क्या जादू, और वो जो चेतन साहब हैं हमारे बम्बई के बड़े फेमस जो मिमिक्री आर्टिस्ट कहलाते हैं, कि वो अभी अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बोलेंगे, अभी एस अशोक कुमार की आवाज़ में बोलेंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं करता। ही इज़ नॉट मिमिकिंग, बट देयर इज़ समथिंग लाइक ए गुड एक्टर इन हिम, कि वो गाने में भी पूरी उसकी ग्रामर सही है, गायक की, गायकी की, गुलकारी की, और एज एन एक्टर वो कुछ ऐसा ले आता है कि आपको लगता है यही एक्टर गा रहा है जो सामने है। तो इतनी स्टडी उनकी होती थी उस एक्टर की और उसके कैरेक्टर की, जो वो किरदार जो वो प्ले कर रहा है, दोनों की, कि आपको हमेशा ऐसा लगता था मोहम्मद रफ़ी को सुन करके कि ये तो खुद ही सिंगिंग स्टार है, ये खुद ही गा रहा है। ये गुण आपको मुकेश में नहीं मिलेगा। मुकेश कैन बी द आत्मा ऑफ राज कपूर, बट देन ही कैन नॉट बी आत्मा ऑफ समबडी एल्स। दिस मैन could be आत्मा ऑफ anybody on the screen. I think that was one of the reasons. और उतना ही अच्छा गुलकार भी था। सिर्फ यही नहीं था कि he is a mimic, he is not an actor. He was not a mimic. He got the spirit of that face right in his singing, and I think that was one of the reasons. Of course, golden voice जिसको हम कहते हैं, silken voice कहते हैं, क्या क्या कहते हैं उनकी आवाज़ को, वो सब तो था ही उसमें। जो बात लता जी में भी थी कि वो भी अक्सर ऐसा डूब जाती थी उसी में कि आपको लगता था कि कोई और नहीं, वही लड़की गा रही है जो सामने हमको दिख रही है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा गुण था उनमें, जिन्होंने कि उनको इतना महान गायक बनाया कि आज सब हमको उनको याद रखते हैं, और दूसरा वैसा फिर पैदा नहीं हुआ है।
ये डिस्टिंक्ट वॉइसेस पे एक दो एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। जब देव साहब गाइड में गाते ना तेरे मेरे सपने, आपको लगता है वो देव साहब गा रहे हैं, या बम्बई का बाबू में वो गा रहे हैं, या खोया खोया चांद, बिल्कुल ब्रिलियंट सॉन्ग, इतना ज़बरदस्त कंपोज किया एस डी बर्मन ने। और जब वो दिलीप साहब के लिए गाते हैं तो बिल्कुल ही अलग लगता है दिलीप साहब गा रहे हैं। जो राम और शाम के गाने हो गए, या कोई आई है बहारें, और वो आज की रात मेरे दिल की सलामी ले, लगता है वो दिलीप साहब ही गा रहे हैं। और बाद में इन्होंने राजेश खन्ना के लिए भी एक आध गाने गाए, अमिताभ बच्चन के लिए भी गाए। हर बार लगता था वो एक्टर गा रहा है, आपको कभी नहीं लगेगा कि एक ही आवाज़, अच्छा ये तो मैच नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा गुण था। और दूसरा, क्योंकि अतुल जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बात कर रहे थे, तो मैं ये सोच रही थी उस ज़माने में एक और चीज़ बहुत ख़ास थी, क्योंकि आफ्टर ये प्लेबैक सिंगिंग इंट्रोड्यूस हुआ तो स्टूडियो में अकम्पनिंग म्यूजिशियंस भी थे और सिंगर्स भी, स्पेशली डुएट में। तो जिस तरह की उसका केमिस्ट्री होती थी ना, अब जैसे वो मुंबई का बाबू, वो आशा जी गा रही हैं पैम ग मेरी ग पैम ग म, है ना, तो लगता है आपको छेड़छाड़ कुछ चल रही है। फिर रफ़ी साहब वहाँ से गाते हैं दीवाना मस्ताना। मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर से मिली थी, प्रीतम साहब, तो मैंने उनको कहा एक गाना की फिल्म का था, माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा दोनों अपनी दुनिया में, वो आतिफ असलम और शायद इनका था अलका याग्निक का वो एक गाना था, एक फिल्म का बाखुदा तुम ही हो। मैं सोच रही थी स्क्रीन पे देख के थे दोनों लग रहे, तो बोले ऐसे ही होता है, आपको पता नहीं सारे ट्रैक अलग रिकॉर्ड होते हैं, पहले वो म्यूज़िक ट्रैक हो जाता है, इतने बिजी होते हैं सिंगर, फीमेल सिंगर के बाद जब टाइम हो वो आ जाती हैं आधे घंटे, फिर मेल आते हैं, फिर हम मिक्स करते हैं। मैंने कहा पता चलता है, रियली पता चलता है। जब किशोर साहब और लता जी के डुएट्स आप सुनते हैं, आशा जी, आपको पता चलता है वो दोनों स्टूडियो में आमने सामने उनकी गुफ्तगू चल रही है। So that was a big difference between those songs and today's. एक बात मैं, आपने क्योंकि एक फिल्म का नाम यहाँ लिया निरुपमा जी, गाइड का, तो मैं ऐसे शेयर करना चाहता हूँ। एक है और उसमें रफ़ी साहब का भी गाना है। गाइड के जितने गाने थे, और बहुत सारे गाने थे, एक तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बेहतर था, इम्पॉसिबल है कि गाइड के किस गाने को आप बेहतर बताएं, किस गाने को कमतर बताएं आप। उसमें एक एक्सपेरिमेंट जो किया है एस डी बर्मन साहब ने, वो कमाल है। मतलब मैंने तो कहीं नहीं सुना, आप लोगों ने सुना हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, आई वुड लव टू बी एजुकेटेड हियर। एक ही फिल्म में बैक टू बैक दो गाने बनाते हैं एस डी बर्मन साहब, और एक ही ट्यून पे बनाते हैं, एक ही ट्यून पे दो गाने। याद है आपको, मालूम है आपको? पता नहीं ऑडियंस में से बहुत से लोगों को शायद नहीं माने होंगे कि एक ही ट्यून पे दो गाने एक फिल्म में कैसे हो सकते हैं। मैं आपको वानगी उनकी दिखा देता हूँ। मैं आंसर दे सकती हूँ? अरे आपको तो पता ही है, आप विद्वानों से थोड़ी ना पूछा जाता है सवाल। नीट का पेपर जो बनता है वो स्टूडेंट्स के लिए बनता है, टीचर्स के लिए नहीं बनता। तो सवाल ये है कि एक ही ट्यून पे दो गाने सुन लीजिए आप लोग। सिर्फ मैं ज़रा सी वानगी देता हूँ। क्या से क्या हो गया बेवफा, ते मुझसे छल किए जाए बरना दरदा। बहुत बेहतरीन। एक ही ट्यून है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। तारारा बहुत बेहतरीन है। इसमें जो मर्जी हो, दोनों में से कोई भी एक गाना गा लीजिए। और दोनों लगते ही नहीं फिल्म देखते समय कि एक ही गाना है, क्योंकि दोनों के मूड अलग कर दिए म्यूजिक डायरेक्टर ने, दोनों की बात अलग कर दी म्यूजिक डायरेक्टर ने। तो ऐसे जादूगर भी थे। और फिर जैसा आपने मेरे दोस्त प्रीतम जी की बात की, हालांकि मेरी ज़िंदगी का लिखा पहला गाना अगर किसी ने ट्यून किया था मुंबई में, वो प्रीतम जी ने किया था। सो आई लव हिम। So yes, as we are there with the centenary celebration of two Bollywood icons, eternally loved Raj Kapoor ji and Mohammad Rafi साहब, निरुपमा मैम और अतुल जी, जब आप मधुर आवाज़ के साथ उपस्थित हैं तो मैं खता निश्चिंत करूंगी कि मैं आपसे कहूंगी कुछ गाने भी होना चाहिए। पर उससे पहले जब लेगेसी की बात कर रहे हैं, एक आखिरी थोड़ी सी कड़वी टिप्पणी मेरी ओर से, अगर आप मुझे थोड़ा सा या हम सबको थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। निरुपमा मैम, अतुल जी, आज टैलेंट बहुत है, हर गली हर कोने में टैलेंट है, रील्स में हर जगह युवा है मैम, लेकिन लेगेसी के साथ कहीं ना कहीं एक चुपता हुआ सत्य है नेपोटिज्म का। हाउ डू यू सी दैट?
या अतुल जी, लेट्स स्टार्ट विद दैट. क्या ये क्या मैं कंगना रनावत से बात कर रहा हूँ जो आजकल दिल्ली में रहती हैं? अतुल जी, मैं एक शिक्षक के रूप में एक सवाल रखती हूँ, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स हमेशा आके कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कहीं वो लेगेसी उसको एक प्लेटफॉर्म थोड़ा सा दे देती है अतुल आगे जी बढ़ने. हिचकिचा रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री से हैं, इसीलिए इन्होंने नहीं नहीं प्रीतम बिल्कुल का नहीं, मैं प्रीतम बिल्कुल की नहीं तारीफ हिचकिचा रहा की. हूँ. ये दिल से एक कहिए, सच्चाई से कहिए. ये एक हिंदुस्तानी ट्रेट है. एंड लेट मी टेक यू बैक टू राज कपूर स्टोरी टू आंसर माय क्वेश्चन. राज कपूर साहब के ग्रैंडफादर दीवान थे, दीवान बरिंदर नाथ. उनके पिताजी दीवान थे, उनके पिताजी दीवान थे. तो जब पृथ्वीराज कपूर साहब ने कहा कि मुझे दीवानी नहीं करनी है, मुझे कलकत्ता जाकर के एक्टिंग करनी है, तो उस घर में भी कलेश हुआ होगा. क्योंकि इसको हम नेपोटिज्म कहते हैं कि मेरा बेटा है तो दीवानी बनेगा, उनका बेटा है तो दीवानी, मैं मिनिस्टर रहा हूँ तो मेरा बेटा जो है मिनिस्टर ही बनेगा. मैं वहाँ था मिनिस्टर, क्या नाम है, शिमला में, राजधानी में था मैं चीफ मिनिस्टर, तो मेरा बेटा दिल्ली में मिनिस्टर बनेगा. फलानी जगह में था तो ऐसा होगा. मैं लखनऊ का चीफ मिनिस्टर था तो मेरा बेटा फिर MP बनेगा, MLA बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा. ये हमारे यहाँ हर फितरत में. मैं भी इसी झगड़े से लड़ के आया था, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, मेरे फादर डॉक्टर थे, मेरी मदर डॉक्टर थी, मेरी मौसियाँ डॉक्टर थी, तो प्रिज्यूम कर लिया गया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा. और राज कपूर साहब जब अपनी पहली फिल्म बनाते हैं आग, तो उसकी कहानी भी यही थी कि एक लड़का और एक लड़की बचपन से थिएटर कंपनी खोलना चाहते हैं. कैसी थिएटर कंपनी? जैसे कि उनके वालिद साहब ने खोली थी. और उसमें क्योंकि वो जो है वो पढ़े लिखे लोगों की फैमिली, तो कहते नहीं तुमको तो वकील ही बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब वकील हैं. तो उन पर जोर डाला जाता है वकील की, और जब वकालत वो फेल कर जाते हैं तब कहीं जाके घर वालों को समझ में आता है, तब तक वो उनकी हीरोइन जा चुकी वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है फिल्म की कहानी. लेकिन इसी बात पे थी कि नेपोटिज्म इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट इन इंडिया नेपोटिज्म इज इन एवरी फैमिली, in every profession, every trade, whether it is politics, whether it is business. फोर्ड मोटर कंपनी आज कोई फोर्ड नहीं चलाता है, बड़ी पुरानी मोटर कंपनी. लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर मोटर कंपनियाँ जो थीं, टाटा को छोड़ के, बाकी जो अलग अलग उसकी मिल्कियत बदलती रहती है, नाम बदलते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरे लोग भी आते हैं और उसको चलाते हैं कंपनियों को. तो उसके अलावा बाकी जगह ये नेपोटिज्म तो हमारे घर में है भाई, कि हम ज़रूर करेंगे. इसलिए नेपोटिज्म गलत है. फिल्म इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म है थोड़ा बहुत. लेकिन बहुत अच्छी बात यह है, बहुत अच्छी बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में अल्टीमेटली लोग तय करते हैं. और लोग तय करके आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. बृजभूषण नारायण सिंह को तो सब लोग जानते हैं, पहलवानी वाले, कुश्ती वाले. उनके बेटे का नाम क्या है? एक ने जवाब दिया ना, किसी और को मालूम ही नहीं है. वो आज MP है. तो MP होने का उसका गुण क्या है? क्योंकि उसका बाप भी MP था. बस वो भी कितना गुणी MP था आप सब लोग जानते हैं. हालांकि रंजीत भाई मुझे कहेंगे अतुल जी पॉलिटिक्स में बहुत बात करते हैं. यहाँ सवाल ये कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक जाना पहचाना उदाहरण दे रहा हूँ. तो वो बिना गुण के भी MP बन सकता है, लेकिन आप स्टार बिना गुण के नहीं बन सकते हैं अनलेस अनटिल यू इंडियर योरसेल्फ टू ऑडियंस. आपने एक ही फैमिली के जीजा बहनोई की कहानी देखी है कि संजय दत्त बन जाता है और उनका 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 बहनोई नहीं बन पाता है. तो ऐसा नहीं. और दोनों को इक्वल एसेट्स उनके पीछे थे, इक्वल फोर्स उनके पीछे था, इक्वल पावर्स उनके पीछे थी. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ये संभव है कि जो भी नाम उनका था वो हार जाए इलेक्शन. वेरी वेल पुट. निरुपमा मैम, योर फाइनल टेक एंड देन उसके बाद कुछ स्पेशल है. सी मुझे लगता है लेगेसी कैन ओपन अ डोर फॉर यू. अगर देखिए पृथ्वीराज कपूर साहब थिएटर में थे, अगर केदार शर्मा उनके दोस्त नहीं होते तो हो सकता है राज कपूर को पहली अपॉर्चुनिटी में टाइम लगता. लेकिन हर कोई टैलेंटेड नहीं होता है, और इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे. स्टार किड्स ऑल्सो हु आर टेरेबल एंड हु हैव बीन रिजेक्टेड. आई मीन इवन इन कपूर्स आप देखिए, करिश्मा कपूर आफ्टर अ वाइल रिटायर्ड, थैंक गॉड. करीना एंड रणबीर, आई थिंक अ वेरी टैलेंटेड, नेचुरल टैलेंट है दोनों में. और वही राज कपूर साहब के तीनों बेटों में था, और तीनों इतने डिस्टिंक्ट थे. चिंपू नहीं कर पाए थे, बट जो बड़े तीन बेटे थे, राज कपूर, शमी कपूर, शशि, तीनों ने एकदम अलग अपना पाथ चुना, अलग इमेज बनाई.
राज कपूर साहब ने एज अ ट्रैम्प चैपलिन, शमी कपूर साहब मॉडल्ड हिमसेल्फ आफ्टर एल्विस प्रेस्ले एंड फैंटास्टिक, ही हैड सच अ गोल्डन रन। शशि कपूर साहब ने एक तो अपनी इमेज बड़े भाई से ली थोड़ी, शमी जी से, वो मतलब यू नो दैट क्या बोलते हैं, जैजी डांस और खुला वैसे आम जो शाहरुख खान अब करता है, शशि कपूर तब करते थे 50s में। हाँ, तो एग्जैक्टली तो अभी जो एक्टर्स हैं हर एक का ज़रूरी नहीं उनके बेटे या बेटी को अपॉर्चुनिटी मिले और वो अच्छा कर पाएँ। राजकुमार साहब के बेटे पुरु आज कहाँ हैं? कहीं नहीं है। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको उदाहरण, मगर टैलेंट अल्टीमेटली अतुल जी ने जो कहा ना, इनको भी बॉक्स ऑफिस भी देखना पड़ता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर को। वो एक दो फिल्में बना देंगे अगर ज़बरदस्ती भी अपने दोस्तों को प्रमोट करने के लिए, उसके बाद डूब जाएंगे, फिर रिजेक्ट कर देंगे, फिर चलेंगे वापस, माफ़ करो हमें। एक चीज़ मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ निरुपमा जी, ऑडियंस को, और आप जानती होंगी लेकिन शायद दिमाग से उतर जाती हैं कुछ चीज़ें बात करते करते, वो ये कि बिफोर ही वेंट टू केदार शर्मा एट द एज ऑफ 18-19, राज कपूर साहब वो एक फिल्म ऑलरेडी एक्ट कर चुके थे जिसका नाम था इनकलाब, जो 11 साल की उम्र में वो कैमरा फेस कर चुके थे और ऑलरेडी कर चुके थे। और वो थिएटर कंपनी में ही जीते थे, उठते थे, बैठते थे, वही खाते थे, वही सोते थे, वही पीते थे। तो थिएटर में भी जुड़े हुए थे, अपने वालिद साहब की थिएटर कंपनी में भी वो जुड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं था कि उस संसार से वो दूर थे, जैसे कि उनके वालिद साहब दूर थे। वो तो वकीलों के यहाँ, दीवानों के यहाँ पैदा हुए थे और उनको ये सब सीखना पड़ा था, इन्वेंट करना पड़ा था। It was for him, this world was like a fish in the water. वो तो उसी पानी में ही पैदा हुए थे। और लास्ट चीज़ मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि हम जब क्लासिकल म्यूजिशियंस को देखते हैं तो वहाँ हम इसको नेपोटिज्म क्यों नहीं बोलते, लेगेसी क्यों बोलते हैं? जब अमजद अली खान साहब सरोद बजाते हैं, उनके बेटे बजाते हैं, तो वहाँ तो हम नहीं नेपोटिज्म की गुहार लगाते। या रविशंकर साहब की दोनों बेटियाँ सितार बजाती हैं, क्योंकि कुछ टैलेंट उन्होंने इम्बाइब भी किया है और कुछ नेचुरल टैलेंट भी है उनमें। और इसी के ऑपोजिट, क्योंकि राज कपूर साहब पेशावर से थे, उनके नेबरिंग फैमिली थी यूसुफ खान साहब की, दिलीप कुमार। तो मुझे एक किस्सा याद है, दिलीप कुमार साहब कैसे डरते डरते गए थे जब उनको पहली फिल्म साइन हुई, क्योंकि उनके पिताजी शायद ड्राई फ्रूट ट्रेडर थे, बहुत बड़ा बिजनेस था। तो एक बार उनके पिताजी ने इनफैक्ट इनसे कहा था, बशेश्वर नाथ जी से, पृथ्वीराज जी के फादर से, कि आपका बेटा इतना हट्टा कट्टा है, वो क्या करता रहता है यहाँ वहाँ एक्टिंग वगैरह। तो उनको पता नहीं था उनका बेटा कितना जाके महान एक्टर बनने वाला है, दिलीप कुमार। तो like I said again, legacy can open a door. It can't take you much further. Audience will reject you. Beautifully put up by Nirupma ma'am. And yes, सेंटिनरी सेलिब्रेशन, शताब्दी समारोह, 2 आइकन्स ऑफ बॉलीवुड, और साथ हमारे साथ मंच पर इस समय उपस्थित हैं स्वरों के धनी, सुंदर वाणी के धनी निरुपमा मैम व अतुल जी। आपका फेवरेट राज कपूर साहब का गाना, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना, जो हम आपके साथ गाने वाले हैं, आप सबको भी हमारा साथ निभाना है। जश्न अदब कल्चरल कारवा साहित्य उत्सव इस समय। अतुल जी, आपसे शुरुआत करें। आप मुझे, मेरी एक परेशानी है कि मुझे गाने याद नहीं होते हैं, धुनें सब याद रहती हैं। आप बोल दीजिए एक आध, मैं कुछ गाने की कोशिश करूंगा, या आप ही बता दीजिए। दिल का मैम कौन सा गाना? दिल का हाल। मैं भी, यदि आप चाहें तो आप लोग भी हमारे साथ लिरिक्स को गूगल कर सकते हैं। आज के इस इंटरनेट के दौर में हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें तो 2 आवाज़ें हैं ना, इसमें तो रफ़ी साहब, तो चलेगा, लेकिन इसमें तो आवाज़ें ज़रा दूसरी वाली ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो रफ़ी वाला गाना गाते हैं ना। बिल्कुल डुएट कराएंगे ना निरुपमा मैम, अतुल जी डुएट कराएंगे। तो बहुत मुश्किल है कोऑर्डिनेट करना। दोनों को साथ होना चाहिए। आप भी आए ना हमारे। जी, आप शुरू करिए ना। शुरू करते हैं अतुल जी। चलिए, अच्छा चलिए। और तो जब हम सेंटिनरी सेलिब्रेशन में ट्रिब्यूट्स की बात कर रहे हैं, तो आप सब की जो तालियां हैं वो गूंजनी चाहिए, टू टेल द वंस हेवंस अबव दैट दे आर इटर्नली लव्ड। हम उन्हें सदा याद करते हैं। आपका जो हुनर है, आपके जो नगमे हैं, आपकी जो आवाज़ है और आपके जो अल्फाज हैं, वो हमारे दिल के करीब हमेशा है। अतुल जी, चलिए, बहुत खूबसूरत गाना राज कपूर साहब की एक फिल्म का दिया है मुझे, शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल,
दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल। छोटे से घर में गरीब का बेटा, छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो खम में बचपन के साथी, आंधियों में दर्द जीवन बाती। दिल डाला टुम टुम टक टक डुम डुम टक टक। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल। बहुत खूब अतुल जी ने शुरुआत कर दी है। निरुपमा मैम, एक गाना आपकी ओर से। और मैं बताना चाहती हूँ, निरुपमा मैम इज अ डायनामिक एडमिनिस्ट्रेटर, बट उसके साथ आप स्वरों की इतनी धनी हैं। जब आप गाती हैं, स्पेशली जब अपने दोस्तों के लिए गाती हैं, तो बहुत बेहतरीन है। आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। मैम एक नगमा ए भाई देख के चलो, जो आपको हाँ चलो, तो आप लोग रेडी हैं? आप लोग भी गाइएगा साथ में, क्योंकि ये बहुत एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन लाइफ पे एक कमेंट्री है, इसलिए अगर आप टाइम दें मैं पूरा सुना देती हूँ। आप लोग साथ गाइएगा। नीरज साहब ने लिखा है, कविराज नीरज की आप लेखनी देखिए और म्यूजिक देखिए शंकर जयशंकर। नीरज साहब का भी सेंटेनरी है भाई। बिल्कुल, चलिए शुरू करिए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कूचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। आगे सुनिए ध्यान से। और रिंग मास्टर के कोड़े पे, कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो किस्मत है, तरे तरे नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है। बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ए भाई आगे। बहुत खूब निरुपमा मैम, बहुत खूब, बहुत ब्यूटीफुल, वंडरफुल। नहीं, ऐसी बेहतरीन चीजों के बीच में हम बिल्कुल नहीं रोक सकते। यहाँ हम रंजीत साहब से गुजारिश करना, भी टाइम चाहिए 5 मिनट। निरुपमा मैम प्लीज। बहुत खूब। आगे थोड़ा सा गाते हैं। क्या ये करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भोंकता कटार है। ए भाई, एक बार लास्ट में। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई। ब्यूटिफुल, स्प्लेंडेड, ब्यूटिफुली, व्हाट अ ब्यूटिफुल ट्रिब्यूट। यदि हमारे ऑडियंस, हमारे उपस्थित श्रोतागण की ओर से कोई सवाल, कोई कंट्रीब्यूशन, यदि आप रफ़ी साहब का कोई गाना गाना चाहते हैं या राजकुमार साहब का कोई गाना गाना चाहते हैं, वेल यस, क्या सवाल है? सबसे पहले तो मैं राज कपूर साहब और रफ़ी साहब को नमन करता हूं कि आज उनका सेंचुरी ईयर है। और मैं राज कपूर साहब के बारे में एक अनछुआ तथ्य बताना चाहूँगा कि शेख मुख्तार साहब जब राज कपूर साहब को लेके एक मूवी बना रहे थे, दो उस्ताद, तो राज कपूर साहब बोलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब थे, तो कहते हैं कि मुकेश साहब के कितने गाने होंगे? कहते हैं कि ये शंकर जयकिशन का म्यूजिक नहीं है, ये ओपी नैयर का म्यूजिक है, और इसमें गाने भी सारे रफ़ी साहब के ही होंगे। तो आप देखें 7 गाने हैं, सातों रफ़ी साहब के राज कपूर साहब के लिए गाए, और एक से एक बेहतरीन गाना गाया। और रफ़ी साहब के लिए
मैं कहना चाहूँगा कि जब 14वीं के चांद का जब गाना रफ़ी साहब का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो उनका एक सिग्नेचर सॉन्ग बन गया था। तो जहाँ भी जाते थे तो ऑडियंस उनको बोलती थी, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। और अभी गाइड का बात हुआ, मैं गाइड के बारे में बताना चाहूँगा कि गाइड जब हिंदी सिनेमा के 100 साल पे जब 25 बेस्ट गानों की सिलेक्शन की बारी आई तो उसमें जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब और बहुत बड़े बड़े दिग्गज थे उस कमेटी में। तो सबसे पहला जो गाना चुना गया 100 साल का जो नंबर 1 गाना था वो मोहम्मद रफ़ी साहब चित्रलेखा फिल्म का था, मन रे तू काहे ना धीर दे रे। और जब दूसरे गाने की बारी आई तो गाइड फिल्म के दोनों गाने टाई हुए थे, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है और याद ना है। ये दोनों पे टाई हुआ तो अब डिसाइड करना था कि गाना दूसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा। तो डिसाइड हुआ कि दूसरे नंबर का गाना 100 साल का बेस्ट गाना 2 नंबर का तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। अच्छा, बड़ी बस आखिरी सवाल हम लेंगे, प्लीज। हेलो सर, हेलो मैम, आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। और मैं खुद एक राइटर्स की फैमिली से आती हूँ, खुद भी फ्रीलांस जर्नलिज्म करती हूँ और थोड़ा हिंदुस्तानी क्लासिकल भी सीखती हूँ। मेरा नाचीज़ का नाम लहर जैदी है। मेरे पेरेंट्स थोड़े लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड रहे हैं, मतलब मैं उसी में तेरी तालीम हुई। तो जो रशिया है, हम लोग बचपन से, मैं तो बहुत दोस्तों से कहती हूँ कि राज कपूर साहब एंड फैमिली वो born in the wrong country because they are more Russian than Russians in some ways. I'm talking of Raskolnikov. हम बहुत से लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं कि फिर सुबह होगी जो फिल्म थी, उसमें जो गाना है, एक आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आज तक वो इस तरफ देखता है कम। तो मुझे इस ख़ानदान को देख के लगता है कि अगर किसी ने रशिया की रूह, वो कम्युनिज्म वाली, स्टालिनिज्म वाली नहीं, बट द सोल ऑफ रशिया अगर किसी ख़ानदान ने इम्बाइब की है, और जो इंडिया में ये दौर दिया है एंटी हीरोज़ का, दोज रास्कोल्निकोव, द दोस्तोयेव्स्की का इन्फ्लुएंस की अ गाय स्टील्स अ लोफ ऑफ ब्रेड इन आवारा एंड ही बिकम्स अ क्रिमिनल। तो आप लोग क्योंकि इतने बड़े आलिम हैं, तो इस चीज़ पे आपका क्या नज़रिया, क्योंकि हम साहित्य से इंडियन सिनेमा को अलग नहीं कर सकते, और आई थिंक इन लोगों ने जो साहित्य का बिग स्क्रीन पे एक रिप्रेजेंटेशन किया वो बहुत होगा। और आखिरी चीज़ बस, दिस इज़ मोर ऑफ अ कमेंट कि आई थिंक रफ़ी साहब, यू नो, गॉड रेस्ट हिम, उनकी जो क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम थी, जो हिंदुस्तानी, उन्होंने हर राग की, जैसे मधुबन में राधिका राग हमीर है और चतुरंग है, तो उसकी जो खूबी है वो उनकी क्लासिकी शास्त्रीय संगीत की उससे आई थी। बट जस्ट वांटेड टू हियर अबाउट द रशियन एस्पेक्ट बिकॉज दैट फैसिनेट्स मी अबाउट दिस होल फैमिली। शुक्रिया। वेल जी, मेरे फादर का नाम, उनका नाम था अजहर अब्बास जैदी एंड माय मदर इज चेतना सेठी जैदी। सो आई एम हिंदू मुस्लिम पर्सन, शिया एंड सूरी खानदान से, सो अ बिट क्रेजी। lovely, lovely, lovely. That's called Indian. ये जो रशियन वाली आपने बात कही, वो अगर आप उनकी तालीम देखें, तरबियत देखें, तो वो राज कपूर साहब के एसोसिएशन से उनको मिलती है। पृथ्वीराज कपूर साहब वाज अ गांधीयन, ही वाज नॉट अ लेफ्टिस्ट, ही वाज अ कन्फर्म्ड गांधीयन। धोती पहनना पसंद करते थे, कुछ भी कपड़ा उन पे जमता था, लेकिन वो धोती पहनना पसंद करते थे। और अपने प्लेस के बाद में वो धोती पहन के, और गांधी जी की तरह, जिन्होंने चुटकी मूवमेंट चलाया था, आपको पता होगा, पता नहीं कितने लोगों को पता, गांधी जी का चुटकी मूवमेंट, चुटकी मतलब ये नहीं होता था कि लिटरली एक चुटकी आटा दे दो, लेकिन एक चुटकी आटा मांगने लोग पहुंचते थे और लोग भर भर के देते थे, और उस आटे से फिर कांग्रेस पार्टी के लिए पैसा आता था और चलती थी। तो वैसे ही ये भी पृथ्वीराज कपूर साहब भी चादर लेके और धोती पहन के और एक बंडी पहन के खड़े होते थे हर नाटक के बाद में कि आपने टिकट तो लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उससे खर्चे नहीं निकलेंगे, अगर कुछ और देना चाहें, और लोग देते थे। तो वो तो गांधीयन थे स्पिरिट में। ये अगर आया है तो बाई एसोसिएशन आया है, क्योंकि उनकी पहली फिल्म कौन लिखता है? आग, इंदर राज आनंद, हु वाज अ मेंबर ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। ये तो बाकायदा यूनियन लीडर थे शैलेंद्र साहब। ख्वाजा अहमद अब्बास कन्फर्म्ड आदमी थे, जो कि हमेशा से लेफ्टिस्ट थे। उनकी फैमिली अभी भी यहाँ है, वो भी शिया फैमिली, आप जानती होंगी। दिल्ली में
जाकिर नगर में जिस तरह से रहते हैं, वो पूरी फैमिली को अभी भी आप यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। तो वो उनका जो लेफ्टिज्म जो था, जो उनका सोवियत प्रेम जो था, वो यहाँ से पैदा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक कंटेंशियस बात करना चाहता हूँ, और टू मच एग्रीमेंट लीड्स टू अ वेरी बोरिंग कॉन्वर्सेशन, सो एक कंटेंशियस बात मैं करना चाहता हूँ। नमस्कार सर। और निरुपमा जी ने बहुत अच्छा पढ़ा भी था मिस्टर जी के बारे में, जो कि क्योंकि वो कहीं आयरन कर्टन कंट्री से आया था तो उसको वो गाना मालूम था। लेकिन यहाँ पे मेरी कंटेंशंस बात क्या है कि 50s में जब राज कपूर साहब की फिल्में रूस और चीन जाना शुरू करती हैं, और अभी भी अगर आप कहीं चले जाएं इन कंट्रीज़ में, मैं उज़्बेकिस्तान काफ़ी गया हूँ, और इन सब जगहों में अगर आप जाएं तो अभी भी लोग वो फिल्में राज कपूर के गाने गाते हुए आपको मिल जाते हैं। कई जगह राज कपूर के म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने म्यूज़िक भी उन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से ली है। वो राज कपूर साहब से कह के लिए, बता के लिए, या राज कपूर साहब कभी रिकॉर्ड लेके आए होंगे अपनी रूसी यात्राओं से तब लिए। लेकिन जहाँ तक सवाल यह है कि राज कपूर साहब की फिल्में सोवियत यूनियन में क्यों हिट थी, तो उसका कारण, एंड दैट इज द कंटेंशियस थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू से on his hesitancy, because we are also discussing history. It was not only because his content was leftist and this and that. Leftist content तो मॉस फिल्म्स बहुत बना रहा था, मॉस्को फिल्म्स की बात मैं कर रहा हूँ। होता यह है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, कि उस समय बिकॉज द कोल्ड वॉर इज न्यू, रशिया अमेरिका वॉर इज न्यू आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सो रशिया स्टॉप्स ट्रेडिंग इन डॉलर्स and stops importing any film from America or the West. The Berlin Wall has been drawn and nothing can go beyond this side or that side of the Berlin Wall. अब क्या था, सोवियत यूनियन इतना बड़ा कंट्री, उभरता हुआ कंट्री, सफल होता हुआ कंट्री, उस ज़माने में धीरे धीरे अमीर बनता हुआ कंट्री, जहाँ की बेसिक ज़रूरियात का ख्याल सरकार रखती थी, उस कंट्री में सिनेमा देखने का एक ही ऑप्शन था, वो था सोप फिल्म्स या मॉस फिल्म्स की फिल्में देखो। बाकी यूरोप की फिल्म आएंगी नहीं, क्योंकि डॉलर से ट्रेड ही नहीं है, आना जाना ही नहीं है। तो किस कंट्री से रुपी रूबल ट्रेड था, जो आज फिर चालू है। इसीलिए हमारा सारा ऑयल, आज ज़्यादा ऑयल हमारा आ रहा है तो सस्ते में रूस से आ रहा है, हमें आपको सस्ता नहीं मिल रहा है। ये तो आप कहीं और जाके पूछिएगा कि हमें आपको सस्ता क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन सस्ता ऑयल तो आ रहा है आज भी, रुपी रूबल ट्रेड की वजह से। तो रुपी रूबल ट्रेड क्योंकि था, इस वजह से ये हुआ कि भैया फिल्में, हाँ चलो फिल्में तुम्हारे यहाँ है ना, तुम अपनी फिल्में भेजो। और उसमें राज कपूर की फिल्में, जिस तरह का नाचना गाना, जिस तरह की फैंटेसी सब चीज़ें थी, वो सोवियत ऑडियंस ने कभी देखी ही नहीं थी, इसलिए वो फिल्में हिट होती हैं। ऑफ कोर्स वो ऑडियंस को टच करती हैं। ऑडियंस को जीतना ज़रूरी था, वो किसी स्टालिन के हुक्म से नहीं हो जाता है, किसी ब्रेज़नेव के कहने से नहीं हो जाता है, लेकिन सवाल ये है कि वो फिल्मों को पहुँचने का मौका ही तब मिलता है। और इसके उदाहरण के तौर पर कभी कभी मेरी बहस होती है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा क्या था उन फिल्मों में जो कि इतने बड़े रूस में यहाँ से चालू होती हैं, हमारे ऊपर ठीक, और उज़्बेकिस्तान से हमारे ठीक ऊपर, अफगानिस्तान के ठीक ऊपर, वहाँ से चालू होती हैं और जाती हैं जाती हैं जाती हैं और वेस्ट रशिया तक पहुँच जाती हैं, लेकिन फिनलैंड नहीं पहुँच जाती। फिनलैंड की ऑडियंस को नहीं राज कपूर फैसिनेट कर पाते हैं, यहाँ तक कर रहे हैं, 1 किलोमीटर उधर चले जाओ तो नहीं कर रहे हैं। क्यों, वहाँ क्यों नहीं चल रही? इसीलिए नहीं चल रही कि फिनलैंड आपकी फिल्म नहीं लेगा, वो अमेरिकन बड़े मार्केट से फिल्में ले रहा है, वो ब्रिटिश मार्केट से फिल्में ले रहा है, और वो फिल्में देख के लोग खुश हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं कि तुम्हारे इंडिया से कोई माल आए। तो इंडियन माल क्योंकि वहाँ पहुँचा एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, इसीलिए दोस्तों पॉलिटिक्स का हर चीज़ में दखल होता है, सिनेमा में भी होता है। यही बात मैं रंजीत भाई को कभी कभी समझाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Well, yes, eternally loved, forever in our hearts, राज कपूर जी एंड मोहम्मद रफ़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल तिवारी जी, निरुपमा कोटरू मैम, साथियों जोरदार तालियां। एंड शुक्रिया रंजीत साहब फॉर दिस ब्यूटीफुल क्यूरेशन, द सेंटिनरी सेलिब्रेशन। और मैं देख सकती हूँ एक तरफ अनस है, एक तरफ रंजीत साहब हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, ये सत्र समाप्त होता है, लेकिन अब और हमारे अन्य सत्र की ओर अनस साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आमना मिर्जा साहिबा। जाहिर है हर सत्र जो है एक नए सत्र की शुरुआत होता है और नए सवाल होते हैं हमारे जहन में। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल तिवारी सर, हम सब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। निरुपमा कोतरू साहिबा,